presented by V-Guard. ये दोनों जाट नेताओं के बीच का द्वंद है, लेकिन यहाँ पर डोमिनेंस जो है वो एससी कम्युनिटी का रहता है। चुनावों में आमतौर पर देखा जाता है खर्चा, पर्चा और चर्चा, इन तीनों का होना बहुत जरूरी है। राजस्थान में सरकार बनी बीजेपी की, वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। मगर यहाँ विकास की बात की जाए तो सिर्फ मंदिर और मस्जिद से विकास संभव नहीं है। बीजेपी की तरफ से ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग अपील नहीं हो रही है। मोदी 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 के इर्द गिर्द पूरा चुनाव घूम रहा है। हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज की आस्थाओं का केंद्र अजमेर में हम मौजूद हैं और लोकसभा चुनाव की कवरेज कर रहे हैं। कौन जीत रहा है आम लोगों से पूछकर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अजमेर लोकसभा सीट की आज बात करेंगे। अजमेर लोकसभा सीट जहां पर एक लंबे समय तक बीजेपी का दबदबा रहा, कब्जा रहा और बीजेपी के विजय रथ को रोकते हुए सचिन पायलट ने भी यहां से लोकसभा सीट की जीत का स्वाद चखा और उसके बाद से इस सीट पर समीकरण कभी बीजेपी और कभी कांग्रेस इस तरह के बनते दिखाई दिए। इस बार भी बड़ी एक यूं कहें कि चुनावी टक्कर वाला मुकाबला अजमेर में होता दिख रहा है दो जाट उम्मीदवारों के बीच में। बीजेपी ने सिटिंग सांसद भागीरथ चौधरी पर दांव खेला है, तो इस बार राम के नाम पर वोट कांग्रेस इस सीट पर मांग रही है, यानी कि रामचंद्र चौधरी को यहां से उम्मीदवार जो है वो बनाया है। खैर, मेरे साथ कुछ पत्रकार साथी, स्थानीय पत्रकार साथी मौजूद हैं। उनसे मैं यहाँ समझने की कोशिश करूँगा कि अजमेर लोकसभा सीट पर किस तरह का जातीय समीकरण है, कैसा इस सीट का मिजाज है, क्या कुछ इस यहाँ की राजनीति में ख़ास है, यही जानने की कोशिश करेंगे और उसी से समझने की कोशिश करेंगे कि किसका पलड़ा कितना कैसा किस तरीके से हावी है। मेरे साथ यहाँ पर अभिजीत जी हैं। मैं थोड़ा सा नाम में भी कंफ्यूज हो सकता हूँ क्योंकि आज पहली बार सबसे मिल रहा हूँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। रेखा जी हमारे साथ हैं, कुछ और पत्रकार साथी हमारे साथ हैं। अभिजीत जी, आपसे ही शुरुआत करता हूँ। मुझे बताइए क्या है अजमेर लोकसभा सीट का सियासी मिजाज कैसा है? देखिए, सियासी मिजाज मौजूदा इलेक्शन में बहुत ठंडा है, क्योंकि अजमेर मेरे ख्याल से राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से एकमात्र ऐसी सीट होगी जिसकी चर्चा बहुत कम हो रही है। इसके पीछे एक बड़ा कारण यह है कि दोनों ही उम्मीदवार जो हैं वो कंपैरेटिवली नॉन अग्रेसिव कैंडिडेट है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि दोनों उम्र दराज भी कैंडिडेट है। उनके अंदर पब्लिक डीलिंग जो अफेयर्स होते हैं वो पब्लिक डीलिंग अफेयर्स दोनों के ही नहीं है। सच सिटिंग एमपी भागीरथ चौधरी की बात की जाए, 5 साल में वो इतने ज़्यादा पूरे संसदीय क्षेत्र में लोकप्रिय नहीं हो सके जितना उनको होना चाहिए था। बशर्ते कांग्रेस के जो कैंडिडेट है रामचंद्र चौधरी, वो भी हालांकि पब्लिक डीलिंग अफेयर्स में इतना नहीं है, लेकिन चूंकि डेयरी के चेयरमैन रहे हैं पिछले 2 दशक से ज़्यादा वक्त से, तो वो डेयरी सेक्टर में, कोऑपरेटिव सेक्टर में उनकी अच्छी पकड़ है। सियासी मिजाज की आपने बात की, तो देखिए ये दोनों जाट नेताओं के बीच का द्वंद है, लेकिन यहाँ पर डोमिनेंस जो है वो एससी कम्युनिटी का रहता है। करीब 4-4.5 लाख के आसपास वोटर्स हैं जो एससी कम्युनिटीज़ के आते हैं। 20 से 22% मुझे लगता है। बिल्कुल मोटा 19.5 लाख टोटल वोटर्स में से आप ये मानिए कि 4-4.5 लाख एससी कम्युनिटी के आते हैं। इसके अलावा मुस्लिम है 3-3.5 लाख। फिर जाट और गुर्जर जो कम्युनिटीज़ हैं, 2 मार्शल कौम मानी जाती है राजस्थान की वोटर्स के उसके हिसाब से, तो वो 2.5 लाख के आसपास दोनों की मानी जाती है। ब्राह्मण है करीब 1.5 लाख वोटर्स। तो ये जो है वो जातिगत आंकड़ा है। ऐसे में ये कहना काफ़ी मुश्किल हो सकता है कि भाई किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि परंपरागत रूप से देखा जाए तो एससी, मुस्लिम, गुर्जर ये कहीं ना कहीं झुकता है कांग्रेस की तरफ। लेकिन पिछले चुनाव की अगर बात करें, जब भागीरथ चौधरी जो है कांग्रेस के रिजू झुंझुनवाला से करीब 4.25 लाख वोटों से जीते थे, और वो जो वोटर टर्नअराउंड था वो था अबाउट 65%। लेकिन हमने कल देखा राजस्थान के जो पहले चरण में 12 सीटों पर जो वोटिंग परसेंटेज रहा है वो करीब 56% रहा है, जो पिछली बार की तुलना में 5.5-6% कम रहा है। तो ऐसे में ये बड़ा रोचक होगा। और अभी तक आप मेरे बाकी साथियों से भी पूछेंगे तो हमें अभी तक अजमेर में लगा नहीं कि चुनावी माहौल इतना गर्म हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की एक सभा हो चुकी है, लेकिन वो भी वे अर्ली 6 तारीख को ही वो सभा पुष्कर में हो चुकी थी, जिसका कोई ज़मीनी स्तर पर इतना प्रासंगिक नहीं कहा जा सकता था। उसके बाद कोई बड़ी पब्लिक मीटिंग अभी तक नहीं हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए थे, लेकिन 2-2.5 हज़ार कार्यकर्ता जुट पाए कांग्रेस की सभा में। तो पॉलिटिकली बहुत वीक मोबिलाइज्ड इलेक्शन है अजमेर का। वजह क्या है कि इतना जो है अबेंडेंट इस सीट को छोड़ दिया कांग्रेस पार्टी ने? खासकर नहीं, कांग्रेस ने अबेंडेंट तो नहीं छोड़ा, लेकिन देखिए कांग्रेस का सिलेक्शन अंदर खाने के हिसाब से सही भी है। उम्र दराज आदमी, सीनियर वर्कर रहे हैं, और उनके कैंपेन का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है वो काफ़ी रोचक भी कहा जा सकता है कि खुद कैंडिडेट भी कह रहे हैं, कांग्रेस के लीडर्स भी कह रहे हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव है ना, जीवन के आखिरी पड़ाव का चुनाव है। तो आप ये समझ सकते हैं कि वो इमोशनल कार्ड भी चल रहा है।
बीजेपी की तरफ से ऐसी कोई स्ट्रांग अपील नहीं हो रही है, मोदी 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 के इर्द गिर्द पूरा चुनाव घूम रहा है। तो पब्लिक को चाहिए कुछ स्पाइस, वो स्पाइस जो है वो अजमेर के इलेक्शन में तब तक निकल के सामने नहीं आ पाई। चलिए ठीक है भाई साहब, आप अपना थोड़ा सा नाम कंफर्म कर दीजिएगा, और भी साथी जो लोग हैं आप आगे आकर कुछ कहना चाहते हैं सब मेरे सवाल से इतर तो बताइएगा मुझे, मैं आपके पास आऊँगा। आप जी बताइएगा क्या हाल है यहाँ पर। मोहित जैन, मरुद्रा टुडे सह संपादक हूँ मैं। अजमेर के अंदर जो लोकसभा सीट है इस बार चुनाव बहुत सुस्त नज़र आ रहा है, क्योंकि चुनावों में आमतौर पर देखा जाता है खर्चा, पर्चा और चर्चा, इन तीनों का होना बहुत ज़रूरी है। दोनों ही प्रत्याशी की ओर से तीनों चीज़ों को फॉलो नहीं किया जा रहा। और जैसे बताया अभिजीत जी ने कि प्रधानमंत्री की रैली हो गई, डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी आ गई, प्रेमचंद जी बैरवा आ गए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अजमेर के अंदर बड़ी एक जनसभा करके गए कांग्रेस के पक्ष में। लेकिन आम पब्लिक के अंदर आम चुनाव की चर्चा बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आम पब्लिक तक अपना संवाद जो है वो पहुंचा नहीं पा रहे हैं, बीजेपी वाले भी और कांग्रेस वाले भी। पब्लिक के अंदर इस चुनाव की कोई भी चर्चा नहीं, हाँ हमें वोट देना है। और जिला प्रशासन द्वारा भी जो जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, मतदाता जागरूकता अभियान, वो एक तरीके से कार्यक्रम हो रहा है, स्वीप कार्यक्रम की खानापूर्ति की जा रही है। किसी भी प्रकार की जो राजस्थान के अंदर पहले चरण की वोटिंग हुई है, पूरे देश के अंदर भी वोटिंग प्रतिशत जो है पिछली बार से 6% गिरा है राजस्थान के अंदर। तो उसका कारण यह प्रशासन भी उदासीन दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा मैसेज है या पता नहीं क्या उनकी लापरवाही या उदासीनता है कि वो वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। पहले जो 2019 का चुनाव था यही गर्मी थी, उस चुनाव में भी यही शादियों के सीजन थे, 19 में भी यही चुनाव हुआ था, यही महीना था अप्रैल मई का, वोटिंग प्रतिशत अच्छा हुआ था। लेकिन इस बार भी यही परिस्थितियाँ हैं, वोटिंग प्रतिशत बढ़ भी नहीं रहा है और उल्टा और कम हो रहा है। अजमेर की पब्लिक के अंदर बहुत उदासीनता है, क्योंकि प्रचार प्रसार बहुत धीमा चल रहा है। मुख्य वजह क्या है कि इतना जो ये सुस्त माहौल है चुनाव को लेकर? मुख्य वजह इसके अंदर मुझे जो नज़र आती है, दोनों ही प्रत्याशियों की एक उम्र है। यदि कोई युवा प्रत्याशी मैदान में होते या फ्रेश प्रत्याशी मैदान में होते तो वो उत्साह के साथ चुनाव लड़ते। पार्टी भी कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है कि हम आ रहे हैं, मोदी जी पीएम बन रहे हैं, तो वो एक ठीक है कि हमें मीटिंगें करनी है, वो करना है, पब्लिक अपना वोट दे देगी। और कांग्रेस की तरफ से मुझे नज़र आ रहा है कि रामचंद्र चौधरी जो जिनको कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया, 2014 का जब इलेक्शन हुआ था आम चुनाव, सचिन पायलट यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी थे और इन्हीं रामचंद्र चौधरी ने बीजेपी के सांवलाल जाट का खुली जनसभा के अंदर समर्थन कर और सचिन पायलट के लिए बहुत भला बुरा भी बोला था। तो एक गुर्जर कम्युनिटी है 2-2.5 लाख संख्या के अंदर अजमेर लोकसभा सीट पर, वो पूरी कम्युनिटी रामचंद्र चौधरी से बहुत नाराज़ है। तो जो मार्शल कौम जो होती है, जाट दोनों ही मार्शल हैं, दोनों प्रत्याशी जाट हैं, तो वो मतदाता बटेगा। गुर्जर दूसरी कम्युनिटी जो मार्शल कौम है वो बिल्कुल आराम से बैठा हुआ है, या तो वो वोट करने नहीं जाएगा। अभी सचिन पायलट की कॉल का इंतजार मुझे लगता है कि है। जी, सचिन पायलट के कॉल के इंतजार है। सचिन पायलट को सभा में बुलाया भी था इन्होंने, हमारी प्रत्याशी से बात भी हुई थी, लेकिन वो शायद आए नहीं, कोई कारण बताया होगा उन्होंने। हालांकि मैंने अभी उनसे सवाल किया रामचंद्र चौधरी जी से, तो वो दावा तो कर रहे, ताल तो ठोक रहे कि भाई आना है 21, 22, 23 तारीख के आसपास जो है सचिन पायलट आएंगे। इसके अंदर एक चीज़ और आना चीज़ अलग है, और आके मैसेज क्या देते हैं वो बहुत बड़ी बात होगी। आना तो ठीक है, पार्टी के नेता हैं, सचिन पायलट छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, आना वो बड़ी बात नहीं है, आके मैसेज क्या देते हैं। गुर्जर कम्युनिटी है अजमेर के अंदर, फॉलोवर एक तरीके से सचिन पायलट की आवाज़ पर पूरे मतदाता इधर या इधर जाते हैं। अगर वो कुछ मजबूती के साथ मैसेज देंगे, और सबसे बड़ी बात है कि हमारी भी बात हुई है गुर्जर प्रत्याशियों, गुर्जर मतदाताओं से, कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर उनसे बात हुई है। उनका ये कहना है, या तो वो माफ़ी मांगे रामचंद्र चौधरी, वो जो कृत्य किया था 2014 के अंदर, बड़े मन से सचिन पायलट के लिए बोला था, उनको वक्तव्य मुझे याद है कि पायलट का प्लेन हम क्रैश कराएंगे। 2014 में रामचंद्र चौधरी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की मौजूदगी के अंदर ये वर्ड बोला था। तो गुर्जर वो दिल पे लेकर बैठे हुए, और गुर्जर जो है बहुत भावुक कौम है, भावनाओं के साथ चलती है वो। जी ठीक है, अभी देखिए सचिन पायलट के कॉल के इंतज़ार भी यहाँ पर गुर्जर मतदाताओं में है, और किस तरीके से गुर्जर मतदाता साथ आएगा तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस उम्मीदवार के लिए खेल जो है यहाँ से बदल सकता है। लेकिन बात वापस उसकी करेंगे कि इतना सुस्त माहौल और इतना ठंडा मिजाज क्यों है, जब एक तरफ मौसम में भी गर्मी है, चुनावों को लेकर लोग बाकी जगहों पर एक्साइटेड हैं, तो अजमेर में रेखा जी मुझे बताइए आपको क्या नज़र आ रहा है? इस सुस्त जो एक माहौल बना हुआ है, इसमें मुख्य वजह क्या है? और ख़ास तौर पर जब ये प्रधानमंत्री सांसद के साथ साथ प्रधानमंत्री चुनने का एक चुनाव है, सवाल होता है प्रधानमंत्री चेहरों को लेकर, हर गली कूचे में जाइए तो चर्चा होती है कि भाई इसको बनना चाहिए, इसको नहीं बनना चाहिए। तो ऐसे में फिर ये मोदी का एक फेस है, बावजूद इसके इतना ठंडा माहौल। जी देखिए, ये जो माहौल है, इसमें जो सियासी जो माहौल है, तो अजमेर में
पहले की अपेक्षा काफ़ी सुस्त रहा है, क्योंकि इसके कई कारण हो सकते हैं। तो मेन कारण तो एक तो युवा शक्ति है। युवा शक्ति का कोई जैसे कोई यूथ खड़ा होता है तो लोग उसको फॉलो करते हैं। तो अब जो है कैंडिडेट इन्होंने खड़े किए वो एक उम्र दराज है ना, और उम्र दराज होने की वजह से वे अपनी पार्टी के अंदर भी सक्रिय रहे होंगे। बट आज के जो जनरेशन और आज का यूथ आइकन चाहता है एक नया व्यक्ति ऐसा है और नया चेहरा है। उस अकॉर्डिंग जो चेहरा था वो सामने नहीं आया। ऐसा लगता है कि जैसे दोनों ही पार्टियों ने जनता पे थोपे हुए प्रत्याशियों को खड़ा कर दिया है। तो एक जो पहले जो रुझान देखा था विधानसभा चुनाव के दौरान वो अभी देखने को इसलिए नहीं मिला। इसके बावजूद जब प्रधानमंत्री की सभा हो चुकी है, अशोक गहलोत की सभा हो चुकी है, उसके बावजूद सियासी माहौल में काफ़ी नरमी है और मतलब जो पहले जैसा माहौल था वो अब देखने में नहीं। यूथ मोबिलाइज नहीं हो पा यस यस। ऐसी स्थिति में यूथ जब मोबिलाइज नहीं अजमेर में हो पा रहा है तो क्या इस वजह से पूरा चुनाव महज और महज क्या जातिगत समीकरणों पर ही सिमट कर रह जाएगा? जातिगत समीकरण आपने बिल्कुल सही कहा कि जातिगत समीकरण पे ही सिमट कर रह जाएगा, क्योंकि यूथ इस और अग्रेसिव नहीं है। जहाँ तक जनता का रुझान है वही यही देखने को मिल रहा है कि हमको वोट देने में, उनको वोट देने में ही इंटरेस्ट नहीं है। जहाँ तक यदि हम ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें, जनता की बात करें, तो उनको वोट देने में इसलिए इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि कैंडिडेट्स का एक उम्र दराज होना और दूसरा मोदी के चेहरे पर जो भागीरथ जी हैं उन्होंने वो भी संसदीय क्षेत्र में अजमेर में काफ़ी सक्रिय रहे हैं, लेकिन बट जो एक उनके कार्य क्षेत्र के यदि हम बात करें तो ऐसा कोई उनका कोई बड़ा कार्य क्षेत्र नहीं रहा। वो एक मोदी के फेस पे एक चुनाव लड़ा जा रहा है उनकी बीजेपी की तरफ से। और बात कांग्रेस की है तो वहाँ यदि हम देखा जाए तो कांग्रेस के अंदर जो रामचंद्र चौधरी जी हैं वो डेयरी बूथ के उन्होंने उनकी देहात के अंदर काफ़ी अच्छी पकड़ है, लेकिन एक शहरी माहौल के अंदर वो सियासी माहौल देखना शहरी इलाकों में वो नहीं दिख रहा है माहौल। सर आप मुझे बताइएगा, ये जो स्थिति बन रही है, अब यूथ मोबिलाइज नहीं है, जैसा कहा जा रहा है कि भाई एक अगर युवा कैंडिडेट खड़ा करते तो ज़्यादा बेहतर माहौल शहरों में भी दिखाई देता, यूथ जो है सड़कों पर दिखाई देता प्रचार करते हुए। फ़िलहाल ठंडक है। तो जो मेरा सवाल था कि क्या इस वजह से वो पूरा चुनाव जातिगत समीकरणों पर टिक जाएगा? और सवाल वो भी है कि क्या एक्सपेक्टेशंस जो थी वो मीट नहीं कर पाए, चाहे सिटिंग सांसद हों जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, ये वजह क्या है इतनी ठंडक माहौल की? राहुल जी, मैं 25 साल से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और मैं मोस्टली पॉलिटिकल कर रहा हूँ, चाहे वो राजस्थान हो गुजरात हो। पिछली 5 बार से मैंने जो देखा है अजमेर को लेके, अजमेर में लहर चलती थी, चाहे वो जातिगत लहर थी, रावतों की चली तो राजा सिंह रावत 5 बार सांसद रहे, चाहे वो सचिन पायलट की लहर थी या पिछली बार नरेंद्र मोदी की लहर थी, तो लहर चलती थी। लेकिन इस बार अंतर ये रहा है कि लहर नहीं है, अंडर करंट है। लोग इस बार समस्याओं पे ज़्यादा जो है चर्चा कर रहे हैं, ज़्यादा बात कर रहे हैं। अजमेर की सबसे बड़ी समस्या है पानी की है, और ये चीज़ ऐसी है कि आप अगर गांव में जाओगे, शहर में जाओगे, तो लोग पानी के ऊपर बात कर रहे हैं। मुझे जो लगता है कि जो इस बार अंतर आया है, जो इस बार रैली नहीं दिख रही, युवा नहीं दिख रहे, पानी और रोज़गार, क्योंकि अजमेर में पिछले 20 साल से 25 साल से कोई इंडस्ट्री नहीं आई है, कोई बड़े जो सरकारी कार्यालय थे वो भी अजमेर से चले गए, जयपुर चले गए। इस कारण यहाँ रोज़गार नहीं बन पाया है। यहाँ रेलवे थी, रेलवे के कारखाना था वो बंद हो गया, HMT का बड़ा कारखाना था बंद हो गया। इस बार मुझे जो पहले वालों से दिख रहा है, इस बार लोग लहर में नहीं है। पिछली बार मानस बना लेते थे कि हम जात को देख के देंगे या सचिन पायलट को वोट करके देंगे या मोदी के नाम पे वोट देंगे, लेकिन इस बार लोग अंडर करंट में हैं, चर्चाएं कर रहे हैं मुद्दों की। और मेरा ये अनुमान है कि इस बार जो पोलिंग होगी वो लोगों की शिकायतों, लोगों की समस्याओं को लेकर पोलिंग का इस बार रुझान मुझे दिख रहा है। जी, समस्याओं को लेकर लोग वोट डालेंगे। पानी का बड़ा मसला है और हमने लोगों से भी बात की थी, 3-3 दिन तक जो है पानी नहीं आता। बीसलपुर डैम बनने के बावजूद लोग कह रहे हैं कि जयपुर तो देखिए, जयपुर में हर रोज़ पानी आता है, लेकिन यहाँ पर 3-3 दिन इंतज़ार करना पड़ता है। और ये अंडर करंट होने की बात जो कही, अंडर करंट, लेकिन जैसा रेखा जी ने कहा कि भाई दोनों कैंडिडेट ऐसे हैं जो थोपे गए कैंडिडेट हैं, तो उसमें वो अंडर करंट आखिर झटका देगा तो किसे देगा? देखो, अभी जो राजस्थान में सरकार बनी बीजेपी की, वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। जहाँ तक मेरे लोगों से बात होती है, उन्होंने क्राइम को मिटिगेट करने की बात की थी, कम करने की बात की थी, तो क्राइम रेट कम नहीं हुई है अजमेर में, रोज़गार नहीं पाया है। पेपर लीक की बात जो लेके बीजेपी आई थी राजस्थान में,
उस पेपर लीक में अभी भी कोई बड़ा व्यक्ति या जो सरगना है वो किंग पिन नहीं पकड़ा गया है। तो ये लोगों को मैसेज जा रहा है, और जो दोनों कैंडिडेट हैं, लोग कैंडिडेट को नहीं देख रहे, इस बार ये देख रहे हैं कि कौन वो है जो हमारे बीच में रहता है। दोनों, रामचंद्र चौधरी किसान हैं और उधर भागीरथ चौधरी भी किसान हैं, लेकिन बीच में उनके कौन रहता है, कौन किसको मैं व्यक्तिगत जानता हूँ या किसको मैं समस्या। अजमेर में बहुत बड़ी समस्या नहीं है कि आपको सेंटर से कोई काम कराना हो, या छोटे छोटे काम होते हैं, आपका आधार कार्ड नहीं बन रहा, आपका जो है ज़मीन का लफड़ा चल रहा है, तो ऐसे कामों के लिए वो ये देख रहे हैं, जो कि मैंने लोगों से बातचीत में की, जिसको हम अप्रोच कर सकें। तो दोनों कैंडिडेट में से जो ज़्यादा अप्रोचेबल होगा, लोगों के बीच में ज़्यादा होगा, मुझे लगता है कि इस बार उसकी जीत तय है। ज़्यादा जो कनेक्ट कर पाएगा, अप्रोचेबल होगा, इस बार उस तरफ ज़्यादा वोट पड़ सकते हैं। आप मुझे बताइएगा, आप किस तरीके से, अपना नाम भी थोड़ा कंफर्म कर दीजिएगा, और क्या है इस बार सियासी फिज़ा? देखिए, मेरा नाम सुशील है, और सियासी मिजाज की अगर हम बात करें अजमेर की, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अजमेर के अंदर जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा हुई, तो 2014 और 19 के चुनाव में हमने एक चीज़ देखी है कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम से लोग आते थे ग्राउंड में उनको सुनने के लिए। लेकिन इस बार के चुनाव में इतनी ठंडक है, यानी कि गर्मी का टेम्परेचर इतना हो गया है कि 38 डिग्री पे पारा पहुंच चुका है, लेकिन जो चुनावी रंगत है ना, वो इतनी ठंडक के तापमान के ऊपर है कि ऐसा लग रहा है कि अजमेर के अंदर चुनाव ही नहीं है। अगर राजस्थान के ओवरऑल 25 लोकसभा सीटों के अगर जैसे हम देखते हैं, तो 12 पे चुनाव हो गया, उसमें दिखाई दे रहा है कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो कम हुआ है। अजमेर में भी ऐसा नज़र आ रहा है कि शहरी जो मतदाता है वो शायद इस बार दोनों पार्टियों में वोट करने के लिए इच्छुक नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है कि दोनों ही राजनीतिक दल अजमेर के किसी मुद्दे को भुना नहीं पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है, उनको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही चेहरा है, लोकल कैंडिडेट का कोई चेहरा नहीं है। और अगर बात करें कि उनके कार्यकाल की, जो पिछले 5 साल के काम की बात करें अगर हम, तो ऐसा कोई काम नहीं है संसदीय क्षेत्र के अंदर जिसको वो अजमेर के लिए गिना पाएँ। हाईवे की बात करते हैं तो वो नितिन गडकरी करा रहे हैं, रेल की बात करते हैं तो अश्विनी वैष्णव करा रहे हैं, ठीक है, एयरपोर्ट की बात करते हैं तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया करा रहे हैं। खुद भागीरथ चौधरी की अगर कोई काम की बात करें तो वो नहीं हो रहा है, इसलिए लोगों का, वोटरों का उत्साह नहीं है बीजेपी को वोट करने के। एक आखिरी सवाल, जो भी आप में से इसका जवाब देना चाहे या इस पर बात करना चाहे तो वो बताइएगा मुझे। चूँकि धार्मिक आस्थाओं का केंद्र अजमेर है, तो ऐसे में राम मंदिर का मुद्दा और जिस तरीके से बीजेपी के कोर हिंदुत्व एजेंडा, कोर एजेंडा रहा, तो क्या वो भी, उससे भी लोगों ने दूरी बनाई है क्या? भाई साहब, आप नाम एक बार कंफर्म कीजिएगा और बताइएगा। मोंटी राठौर जी। देखिए, आपने राम मंदिर के बारे में बात की। राम सबकी आस्था का केंद्र है और होना भी चाहिए, मगर विकास के नाम पे चुनाव लड़ा जाता है और जीता जाता है। 5 साल के हम भागीरथ चौधरी के कार्यकाल की बात करें तो ऐसी कोई शिक्षा के क्षेत्र में बात करें या हम किसी भी क्षेत्र में बात करें कि विकास हुआ है, तो ऐसा विकास मुझे दिखता हुआ अजमेर शहर में नज़र नहीं आता है। राम मंदिर के नाम पे तो पिछला चुनाव 2019 का भी भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा, और इस बार का चुनाव भी राम के ऊपर। जनता बहुत समझदार हो चुकी है, युवाओं का देश भारत है, युवा बहुत सक्षम और समझदार हो चुके हैं कि किस प्रकार से उन्हें वोट देना है। राम सबकी आस्था का केंद्र है, मगर राम के नाम पे कब तक भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव लड़ती रहेगी और जीतती रहेगी। अब हर कोई समझ चुका है कि विकास किस ओर है। मंदिर बनना बहुत ज़रूरी है, मगर विकास होना। हम अजमेर की बात करें तो अजमेर एक धार्मिक नगरी है। यहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह है और यहाँ हिंदुओं का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल पुष्कर भी है। मगर यहाँ विकास की बात की जाए तो सिर्फ मंदिर और मस्जिद से विकास संभव नहीं है। रोजगार के लिए युवाओं को नौकरियां चाहिए, कोई बड़ी इंडस्ट्री ऐसी यहाँ नहीं है। यहाँ बात की जाए तो आरपीएससी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और रेलवे, ये 3 जो चीज़ें हैं, इससे ये लगता है कि ये रिटायर्ड सिटी है। तो विकास के नाम पे यदि 5 साल के भागीरथ चौधरी के कार्यकाल की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बड़ा विकास उन्होंने किया है। इसीलिए आज उनको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। यदि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश भर और देश भर में इतना बूम है और ये कहते हैं कि अब की बार 400 पार, और अजमेर की बात करते हैं, राजस्थान की बात करते हैं, 25 सीटें जीतने की बात करते हैं, प्रत्याशी जो हैं सुबह से शाम सड़कों पे घूम रहे हैं, मगर प्रत्याशी ऐसा चेहरा नहीं है जो 5 साल सांसद रहे मगर जनता उन्हें नहीं जानती है। आप शहर के अंदर जाके बात करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र में जाके बात करेंगे तो प्रत्याशी इतना बड़ा चेहरा नहीं है। और आप सिर्फ मोदी के नाम पर वोट लेके जीत नहीं सकते हैं। विकास बहुत ज़रूरी होता है। वहीं हम कांग्रेस की बात करें तो
कांग्रेस के अंदर जो है जिनको कैंडिडेट बनाया है, जो प्रत्याशी हैं, वो डेयरी के चेयरमैन हैं और 1992 से डेयरी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मगर वो भी काफ़ी उम्र दराज हैं और उन्हें दे दिया है। कांग्रेस संगठन यहाँ पे इतनी मेहनत नहीं कर पा रहा है, तो ओवरऑल राम मंदिर के नाम पे तो मुझे नहीं लगता है कि अजमेर के अंदर चुनाव जीता जा सकता। चलिए, तो ये स्थिति है। तमाम पत्रकार साथी जो हमारे बता रहे हैं, एक और पत्रकार साथी हमारे साथ हैं। नाम भाई साहब बताइएगा और बताइए क्या बोलना चाहते हैं। मेरा नाम रचित कछावा है। जो अभी साथी ने बोला कि राम के नाम पर वोट नहीं पड़ेंगे, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि राम के नाम पर वोट भले ही ना पड़े, लेकिन राम के काम पर जरूर वोट पड़ेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से राम मंदिर बना है वो सिर्फ ये बात नहीं है कि एक बात थी, ये भाजपा के मैनिफेस्टो का विषय था। और जब संकल्प पत्र के अंदर कोई बात होती है तो कहीं ना कहीं उस काम को पूरा करने की जो गारंटी सरकार ने बताई है, निश्चित रूप से उसके लिए हो सकता है कि आम जनमानस के अंदर एक भाव हो कि हमें धन्यवाद देना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए। और बीजेपी ने कभी भी ये नहीं कहा कि हमको इसके नाम पर वोट दीजिए। अजमेर की अगर बात करें तो स्मार्ट सिटी के नाम पर 990 करोड़ रुपए की सौगात मोदी जी ने उस दिन दी, जिस दिन उन्होंने वाराणसी को स्मार्ट सिटी की सौगात दी थी। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र के बराबर अजमेर को मान रहा है, तो कहीं ना कहीं अजमेर की जनमानस को वो भी बात ध्यान होगी। रेलवे स्टेशन की बात करें तो 498 करोड़ केवल अजमेर के रेलवे स्टेशन के जीर्णोद्धार की बात करें। और अब ये नहीं कह सकते कि रेलवे स्टेशन के ऊपर पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप की नगरी के नाम से उनको जाना जाएगा। वहाँ पर वो जो रेलवे स्टेशन है उसका नया पूरा स्टार्टअप किया जा रहा है। एक नया हॉस्पिटल जो है 100 बेड का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना से अजमेर के अंदर बना है। और जो मेगा हाईवे वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना की इससे बना है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अजमेर को जो देश के प्रधानमंत्री ने अपनी लोकसभा वाराणसी के बराबर जो मान करके महत्व दिया है, तो कहीं ना कहीं अजमेर की जनता निश्चित रूप से इस चुनाव को मोदी के नाम से जोड़ करके अजमेर की फिर इतना ठंडा माहौल क्यों है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं? देखिए, माहौल हमेशा दो ही परिस्थिति के अंदर बनता है, जब आदमी को कश्मकश करनी पड़ती है। जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, कार्यकर्ताओं को और आम जनमानस इस बात को लेकर के बिल्कुल चिल्ले कि हम जीत रहे हैं, जब इतना बिल्कुल ठंडा हो जाता है। हम परीक्षा के अंदर जब ज़्यादा पढ़ते हैं, जब हमको लगता है कि हम पास होंगे, कैसे होंगे, जब हमारे को ये जब हम निश्चित होते हैं कि पेपर सरल आने वाला है, हमको पता है कि इसके अंदर हमारे को क्या लिखना है, और जब हमारे को पूरा पता होता है कि हम कॉन्फिडेंट है कि हम इस पेपर के अंदर 90% से ज़्यादा लाएंगे, तो निश्चित रूप से अभ्यर्थी जो होता है वो कम मेहनत करता है, या ये होता है कि वो मेहनत जो करता है वो हमको दिखती नहीं है। तो निश्चित रूप से यही इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ स्थिति होने वाली है, क्योंकि आम जनमानस को लग रहा है कि हम निश्चित रूप से जीत रहे हैं। चलिए, ठीक है। तो ये तमाम पत्रकारों की अपनी अपनी राय और अपना अपना आकलन था। मेरे लिए भी कहीं ना कहीं अजमेर की सियासत को समझने के लिए बातचीत जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण रही, और आगे लोगों से बात करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा उसमें मदद मेरी भी होगी। तो आपने सुना पत्रकारों को, और इसमें कोई कंक्लूजन या कोई रिमार्क ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। क्या चल रहा है अजमेर में, क्यों शांत है और क्यों ठंडा पड़ा है चुनाव, ये पत्रकारों ने बताया। आगे और चलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और लोगों के जरिए ही आपको बताने की कोशिश करेंगे कि अजमेर में कौन जीत रहा है। फिलहाल कैमरा पर्सन साथी राहुल देव के साथ मैं भविष्य त्यागी, TV9। Presented by WeGuard.